चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम। मोनोटोनिसिटी डिस्कस करनी है हमें, कन्केविटी डिस्कस करनी है और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन डिस्कस करना है इस फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स का इंटरवल 0 to पाई में। और ये भी बोला गया है कि कुछ इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है इस इंटरवल 0 से पाई के लिए। तो देखिए इसमें हमें फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, और हमें इस इंटरवल 0 से पाई इसमें इसकी कन्केविटी, कन्वेक्सिटी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मोनोटोनिसिटी वगैरह के बारे में बात करनी है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले इसकी जो मोनोटोनिसिटी डिस्कस करनी है, तो उसके लिए मैं अगर एफ डैश एक्स की बात करूं तो एफ डैश एक्स हमें मिलेगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, जिसे हम लिख सकते हैं साइन 2x। इस तरह से साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। अब देखिए x लाई कर रहा था 0 से लेके पाई के बीच में, तो यहाँ साइन का एंगल है 2x, तो 2x लाई करना चाहिए 0 से 2 पाई। 0 से 2 पाई का मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों क्वाड्रेंट हो गए। देखिए 0 से पाई यानी फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये रूल हमें पता है। इसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन है वो पॉजिटिव होता है। मतलब जो एफ डैश एक्स है हमारा वो 0 या 0 से बड़ा होगा कब? अगर एक्स की वैल्यू 0 से लेके पाई बाय 2 के बीच में रहेगी। 0 से पाई बाय 2 के बीच में अगर x रहेगा तो 2x की वैल्यू 0 से पाई रहेगी, तो यहाँ पर साइन 2x पॉजिटिव होगा। इसी तरह से जब x की वैल्यू पाई बाय 2 से लेके पाई के बीच में लेके जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा साइन है जो वो नेगेटिव होगा, साइन 2x नेगेटिव होगा, मतलब हमारा एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा। इसका मतलब इस इंटरवल में 0 से लेके पाई बाय 2 के बीच में मैं बोल सकता हूँ कि जो एफ एक्स है हमारा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। फंक्शन 0 से पाई बाय 2 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग भी बोल सकते हो, कोई समस्या नहीं है। मगर यहाँ पर ये एफ डैश एक्स 0 बन रहा है एक पॉइंट पे पाई बाय 2 पे और 0 पे। अगर डिस्क्रीट पॉइंट्स पे 0 बन रहा है तो कोई समस्या नहीं है। तो एफ डैश एक्स हमारा इस इंटरवल में हमेशा 0 या 0 से बड़ा है और डिस्क्रीट पॉइंट पे 0 हो रहा है, इसलिए फंक्शन इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। और इसी तरह से इस इंटरवल में पाई बाय 2 से पाई के बीच में जो हमारा एफ एक्स है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो ये तो होगी मोनोटोनिसिटी के बारे में बात। अब अगर हमें कनकेविटी और कन्वेक्सिटी के बारे में बात करनी है तो उसके लिए हमें चाहिए होता है सेकंड डेरिवेटिव। तो चलिए सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं। हमारा जो एफ डैश एक्स था वो था साइन 2x। अगर हम इसका डेरिवेटिव करें एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट करें तो वो मिलेगा हमें 2 cos 2x। अब इसे पता करते हैं कि cos 2x जो है वो कहाँ पे पॉजिटिव या कहाँ पे नेगेटिव होगा। इंटरवल जो है हमारा वो 0 से लेके पाई था, x 0 से पाई, और 2x की वैल्यू 0 से लेके 2 पाई के बीच में। अब अगर हम देखें कि एफ डबल डैश एक्स कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव, और ये भी देखेंगे कि सेकंड डेरिवेटिव कहाँ 0 है, तो उसके लिए देखिए जब हमारा वही सेम थिंग 2x ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चार क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, वही सेम रूल आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अगर इस तरह से बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। मतलब जब 2x हमारा 0 से लेके पाई बाय 2 के बीच में रहेगा तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। और x इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे, सॉरी नॉट पाई बाय 2, पाई बाय 4। अगर 2x की वैल्यू, 2x की वैल्यू तो ठीक लिखा था इसमें 0 से पाई बाय 2, यानी कह सकते हो x की वैल्यू 0 से पाई बाय 4 के बीच में रहेगी, तो हमारा जो cos 2x है वो पॉजिटिव रहेगा। cos 2x पॉजिटिव रहेगा मतलब इस जगह पे सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब ग्राफ कनकेव अपवर्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे ये 0 से पाई बाय 4 जो वाला इंटरवल होगा, x की वैल्यू जब 0 से पाई बाय 4 और 2x हो गया 0 से पाई बाय 2। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी जगह की कमी है या इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए मैं ये 2x को लिखने की बजाय सिर्फ x के बारे में लिख लेता हूँ। यहाँ पे x जब 0 से लेके पाई बाय 4 के बीच में रहेगा तो 2x 0 से पाई बाय 2 के बीच में रहेगा, तो हमारा फंक्शन जो है इस इंटरवल में देखिए सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब कनकेव अपवर्ड रहेगा। इसी तरह से इस पॉइंट पे देखिए सेकंड डेरिवेटिव यानी कि cos 2x हो रहा है 0।
अब अगर इससे आगे बढ़े, देखिए जब हमारा 2x यहाँ से यहाँ तक जाएगा π/2 से, ये वाला पॉइंट π/2, ये पाई और ये 3π/2, और यहाँ पर वापस 2π आ जाएगा। जब 2x हमारा सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा, यानी π/2 से लेके 3π/2 के बीच में, या कह सकते हो कि x की वैल्यू जब π/4 से लेके 3π/4 के बीच में रहेगी, वहां पर cos 2x पॉजिटिव होगा, सॉरी नेगेटिव होगा, यानी सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होने का मतलब इस रीजन में ग्राफ जो होगा वो कनकेव डाउनवर्ड रहेगा। एंड द नेक्स्ट थिंग, x इज इक्वल टू 3π/4 पे 2x की वैल्यू मिलेगी 3π/2 और cos 3π/2 पे 0 होता है, जिसका मतलब x इज इक्वल टू 3π/4 हमारे पास जो है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनेगा, π/4 भी बनेगा। 3π/4 से जैसे ही आप आगे निकलोगे 3π/4 से लेके 2π तक जाएंगे, तो ये हो गया हमारे पास ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी इस केस में जब 2x लाई करेगा कहां से कहां तक, 3π/2 से लेके 2π के बीच में, 2π पर भी f"x जो है वो पॉजिटिव रहेगा। मतलब ये जो इंटरवल है इस केस में सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब ग्राफ कनकेव अपवर्ड होगा। इसमें ये जो पॉइंट है हमारे पास π/4, ये हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन रहा है। देखिए इस पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव 0 भी हो रहा है और इस पॉइंट पे f"x अपना साइन चेंज भी कर रहा है, और इसी तरह से ये वाला पॉइंट भी हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। यहाँ पर भी सेकंड डेरिवेटिव 0 हो रहा है और अपना साइन चेंज कर रहा है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे ये पता चल गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दो आ रहे हैं, π/4 एंड 3π/4। 0 से π/4 में कनकेव अपवर्ड होगा, π/4 से 3π/4 में कनकेव डाउनवर्ड होगा, 3π/4 से लेके 2π में फिर अगेन कनकेव अपवर्ड हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं इन सभी बातों को यूज करके, देखो इसकी हमने मोनोटोनिसिटी भी डिस्कस की थी, ये रही। हमने कहा था 0 से लेके π/2 के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और π/2 से π में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। इन सभी बातों को अगर हम यूज करें और इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें sin2 f(x) इज इक्वल टू sin² x का, तो देखिए किस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। sin² x का 0 से लेके π के बीच में बात करनी है, तो चलिए ये 0 ले लेता हूं मैं और यहाँ पर π, ये वाला पॉइंट है हमारा, इसका मिड पॉइंट π/2 और ये पॉइंट है π/4 और ये वाला पॉइंट है 3π/4। अब देखिए मैं कुछ एक वैल्यूज की हमें जरूरत पड़ेगी वो ढूंढ लेता हूँ, जहां जहां पे हमारा ग्राफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन लेगा, ये इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा, कुछ एग्जैक्ट पॉइंट्स हम यहाँ पे ढूंढ लेते हैं। जैसे f(0) की वैल्यू भी 0 होगी और f(π) की वैल्यू भी 0 ही होगी। इसी तरह से हमें π/2 पे जो वैल्यू है sin π/2 की वैल्यू मिलेगी 1। मतलब जो ग्राफ है हमारा इस पॉइंट में 0 पे 0 वैल्यू ले रहा है, यहाँ पर π पे π वैल्यू ले रहा है, और यहाँ पे 1 वैल्यू आ रही है π/2 पे, ये वाला पॉइंट होगा π/2, 1। इसी तरह से अगर मैं π/4 पे वैल्यू देखूं तो sin π/4 होता है √1/√2, तो sin² π/4 का मतलब 1/2। सिमिलरली f(3π/4) पे भी देख सकते हैं वैल्यू सेम आएगी 1/2। तो इसका मतलब इन पॉइंट पे π/4 पे, सॉरी यहाँ पर तो हमने 1/2 लिखना था, ये वाला पॉइंट है 1/2, तो यहाँ पर वैल्यू 1/2 आ रही है और यहाँ पर भी 3π/4 पे भी 1/2 आ रही है। अब ये कुछ पॉइंट्स हमने ले लिए। इसके बाद देखिए जो हमारा ग्राफ है 0 से लेके π/4 के बीच में कनकेव अपवर्ड भी है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो 0 से π/2 तक है, इस हाफ इंटरवल में तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और इसके आगे डिक्रीजिंग होगा। मगर इस इंटरवल में ये ग्राफ जो है वो कनकेव अपवर्ड है, 0 से π/4 के बीच में ग्राफ इस तरह से बन रहा है, देखिए कनकेव अपवर्ड। मगर इस पॉइंट से लेके π/4 से लेके 3π/4 तक, देखिए π/4 से 3π/4 तक हमारा सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होने का मतलब ग्राफ कनकेव डाउनवर्ड होगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसका ग्राफ देखूं, इसके बाद कैसा होगा, कनकेव डाउनवर्ड रहेगा। यहाँ तक ये इंक्रीज कर रहा था 0 से π/2 तक, इसके बाद ये डिक्रीज करना शुरू कर देगा मगर रहेगा कनकेव डाउनवर्ड। देखिए कनकेव डाउनवर्ड ही है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इस पॉइंट के बाद ग्राफ रहेगा तो डिक्रीजिंग, मगर इसकी कनकेवेबिलिटी चेंज हो गई है, ये ग्राफ कनकेव अपवर्ड हो गए। तो देखिए इस तरह से हम इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए sin² x का ये ग्राफ बना सकते हैं।
तो 0 से पाई बाय 2 तक इंक्रीजिंग, पाई बाय 2 से पाई तक डिक्रीजिंग। ये 0 से पाई बाय 4 कनकेव अपवर्ड, पाई बाय 4 से थ्री पाई बाय 4 तक कनकेव डाउनवर्ड, देन अगेन 3 पाई बाय 4 से पाई तक कनकेव अपवर्ड। और ये जो दो है हमारे पास पाई बाय 4 और 3 पाई बाय 4, ये हमारे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है यहाँ पर। चलिए इस एग्जाम्पल के बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल करने से पहले एक छोटी सी प्रॉपर्टी समझते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे। हमने ये दो कर्व्स के बारे में बात की। इस फर्स्ट वाले को हमने कहा कि है कनकेव अपवर्ड और इसको कहा कनकेव डाउनवर्ड। कनकेव अपवर्ड और कनकेव डाउनवर्ड जो कर्व है, इसकी खासियत हमने कही कि जिस इंटरवल में ये ग्राफ कनकेव अपवर्ड होगा उसमें किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो जो कर्व है वो उस टेंजेंट से ऊपर रहेगी और दूसरा टेंजेंट की स्लोप इसमें इंक्रीज करे, यानी एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है। इसी तरह से इस केस में टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ करे, टेंजेंट कर्व से ऊपर रहता है और स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होती है वो डिक्रीजिंग होती है। ये बात हम कर चुके हैं। एक पॉइंट और देखिए इसमें, जिसका यूज करके भी एक दो एग्जांपल लेंगे। अगर मैं यहाँ पे दो पॉइंट ले लूँ पी और क्यू और इन पॉइंट को मिलाऊं तो ये इसकी कोड बनेगी एक कर्व की। अगर ग्राफ कनकेव अपवर्ड है तो ये कोड कंप्लीटली इस कर्व से ऊपर ही रहेगी। कोई भी दो पॉइंट लेके आप कर्व की कोड बना सकते हैं। ये मान लो ए बी लेके मैंने ए बी कोड बनाई। अगर ये ग्राफ कनकेव अपवर्ड है तो कर्व हमेशा इस कोड से नीचे रहेगी और कोई भी पॉइंट लोगे कोड के ऊपर वो इस कर्व से ऊपर ही रहेगा। इसी तरह से अगर इस केस में देखें, कोई भी दो पॉइंट आप ज्वाइन करके इसकी कोड बनाएं, जैसे ए बी कोड है इस केस में, तो ये कोड कंप्लीटली इस कर्व से नीचे है। कोई भी दो पॉइंट ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हो ये सी डी। तो कनकेव डाउनवर्ड के केस में किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करके जो कोड बनेगी वो कोड कंप्लीटली इस कर्व के नीचे रहेगी और कनकेव अपवर्ड के केस में कोड हमेशा कर्व से ऊपर रहेगी। अब इसका यूज करके चलिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट ये हमारा एग्जांपल है। देखिए हमें प्रूव करना है इसमें कि ये जो 2 e पावर x1 प्लस 3 पावर x2 बाई 5 है, ये हमेशा बड़ा या बराबर होगा e पावर 2 x1 प्लस 3 x2 बाई 5 से फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू r। अब इसको प्रूव करने के लिए देखिए यहाँ पर ये जो सारी चीजें अपने को दिखाई दे रही हैं, इसमें एक चीज कॉमन दिखाई दे रही है e पावर x1 है, e पावर x2 है, e पावर 2 x1 प्लस 3 x2 है। इसका मतलब यहाँ पर e पावर x का कोई रोल होगा, उसी की हेल्प से ये प्रूफ होगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले एक फंक्शन ले लेता हूँ fx और fx है e पावर x और हमें पता है इस फंक्शन की e पावर x की जो डोमेन होती है वो r होती है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। दूसरी बात, ये जो फंक्शन fx e पावर x, हमें पता है x की कोई भी वैल्यू लो, e पावर x हमेशा 0 से बड़ा ही रहेगा। e पावर x का वैल्यू अगर हमेशा पॉजिटिव रहेगा मतलब इसका ग्राफ x एक्सिस से ऊपर बनेगा। दूसरी बात, अगर मैं f डैश x की बात करूं तो f डैश x होगा इसमें e पावर x ही, और e पावर x भी देखो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, चाहे x की कोई भी वैल्यू ले लो, x बिलोंग्स टू r। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर f डैश x हमेशा पॉजिटिव है तो बोल सकता हूं कि fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ेगा। दूसरी बात, f डबल डैश x की बात करूं तो f डबल डैश x जो होगा वो भी e पावर x होगा। तो e पावर x जो है हमारा वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, मतलब सेकंड डेरिवेटिव भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अगर सेकंड डेरिवेटिव भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब ये हुआ कि fx जो है वो हमेशा कैसा रहेगा, कनकेव अपवर्ड। तो इसका ग्राफ है हमेशा ऊपर की तरफ ऐसे कनकेव रहेगा। तो ये जो तीन बातें हमने की कि fx हमेशा x एक्सिस से ऊपर रहेगा, हमेशा उसका ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा और कनकेव अपवर्ड रहेगा। इन तीनों को यूज करके अगर हम इसके ग्राफ के बारे में देखें कि इसका ग्राफ कैसे बनता है, तो सिंपल है बिल्कुल। e पावर x का ग्राफ ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। आप e पावर x का ग्राफ बनाएंगे, ये हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनता है और कनकेव अपवर्ड होता है। देखिए ये e पावर x का ग्राफ है, ये पॉइंट 0,1 पे x एक्सिस को कट करता है, x की 0 रखने पर y की वैल्यू बना रही है, और पीछे ये माइनस इनफाइनाइट पे जाएगा, x एक्सिस को टच करेगा। ये x एक्सिस को इसका एजेम्पटॉट भी बोल सकते हैं। एजेम्पटॉट का मतलब होता है ऐसी लाइन जो कर्व को इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट पे जाके टच करे।
तो देखिए हमारा जो एफ एक्स है वो है ई पावर एक्स, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कनकेव अपवर्ड है। अब अगर मैं प्रूव करने के लिए, देखिए हमें जो प्रूव करना है उसमें ई पावर एक्स वन प्लस थ्री पावर एक्स टू कुछ इस तरह से चीजें दिखाई दे रही हैं। तो इस चीजों को देखने के लिए, इनको बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस कर्व के ऊपर दो पॉइंट ले लेता हूँ कहीं पर भी। एक चलिए पॉइंट ये ले लिया मैंने ए, और एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, ये हमने ले लिया बी। ठीक है, ये x1 है मान लेता हूँ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, और ये है x2। तो इस पॉइंट ए और बी को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो ये इसकी कोड है एक, और हमें पता है कि कर्व अगर कनकेव अपवर्ड है तो कोड हमेशा कर्व से ऊपर ही रहेगी। अगर ए के कोऑर्डिनेट x1, x कोऑर्डिनेट x1 है तो y कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं e पावर x1। इसी तरह से बी पॉइंट को हमने अगर x2 लिया है तो y कोऑर्डिनेट इसका लिखा जा सकता है e पावर x2, क्योंकि ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है। तो x1 अगर इसका x कोऑर्डिनेट लिखा तो y कोऑर्डिनेट e पावर x1 इस तरह से लिखा जाएगा। सिमिलरली b के लिए x2 एंड e पावर x2। अब देखिए जो हमें प्रूव करना है उसमें क्या चाहिए, हमें दिखाई दे रहा है जो प्रूव दैट है उसमें 2x1 प्लस 3x2 बाई 5 या 2 ई पावर x1 प्लस 3 ई पावर x2 बाई 5। तो ये सोचना है कि ये कहाँ से आया होगा। थोड़ा सा देखेंगे तो ये साफ साफ पता चल रहा है कि 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट ले P, ये कोई पॉइंट P लूं जो इसको 3:2 में डिवाइड कर रहा है, सॉरी P पॉइंट, अगर मैंने वो पॉइंट लिया है जो सेगमेंट AB के ऊपर है और इसे 3:2 में डिवाइड करता है इंटरनली, इफ P डिवाइड द सेगमेंट AB इन 3:2 इंटरनली, तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट है वो बाय सेक्शन फार्मूला आने चाहिए 2x1 प्लस 3x2 अपॉन m प्लस n, दैट इज 3 प्लस 2 5। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट भी आ जाना चाहिए 2 ई पावर x1 प्लस 3 ई पावर x2 बाय 5। ये इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट मिले। अब देखो जो चीज हमें प्रूव करनी थी उसमें ये हमें दिखाई दे रहा था 2 ई पावर x1 प्लस 3 ई पावर x2 बाई 5। ये जो लेफ्ट हैंड साइड थी, ये लेफ्ट हैंड साइड हमें मिल गई है। ये पॉइंट P का देखिए y कोऑर्डिनेट है। अब ये जो राइट हैंड साइड थी हमारे पास 2 ई पावर x1 प्लस 3 ई पावर 2x1 प्लस 3x2 बाई 5, इसको ढूंढते हैं कि ये कहाँ से आएगी। इसके लिए देखिए इस पॉइंट P के जस्ट नीचे यहां पर अगर मैं पॉइंट लेता हूं Q, वर्टिकली डाउनवर्ड चलते हुए पॉइंट P से मैं नीचे आऊं तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है कर्व के ऊपर, इसको मैंने Q लिखा है। अब देखिए P पॉइंट का और Q पॉइंट का x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा 2x1 प्लस 3x2 बाई 5। जो पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट है वही पॉइंट Q का भी x कोऑर्डिनेट रहेगा। तो पॉइंट Q जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 2x1 प्लस 3x2 बाई 5। ये इस पॉइंट Q का x कोऑर्डिनेट हुआ। अब अगर इसका y कोऑर्डिनेट लिखना है तो देखिए A पॉइंट जैसे इस कर्व के ऊपर था उसका x कोऑर्डिनेट x1 लिखा, तो y कोऑर्डिनेट लिखा हमने e पावर x1। अगर B पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट x2 लिखा तो y कोऑर्डिनेट हमने लिखा e पावर x2। सिमिलरली Q का अगर हमने x कोऑर्डिनेट 2x1 प्लस 3x2 बाई 5 लिखा तो इसका y कोऑर्डिनेट होना चाहिए e की पावर 2x1 प्लस 3x2 बाई 5। ये पॉइंट Q का y कोऑर्डिनेट होना चाहिए। अब क्योंकि जो हमारा ग्राफ है वो देखो कनकेव अपवर्ड है, तो ये जो पॉइंट P और Q या A और B, सॉरी हमने लिए पॉइंट A और B को मिलाने वाली जो कोण है कंप्लीटली इस कर्व से ऊपर रहेगी। पॉइंट A और B मैं इस कर्व पे कहीं पर भी लूं, जो P और Q है 100% श्योर है कि P जब भी लूंगा वो Q से ऊपर ही रहेगा। यानी P पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है जो है 2 ई पावर x1 प्लस 3 ई पावर x2 बाई 5, ये पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट, सॉरी y कोऑर्डिनेट है। ये कंफर्म है, ये इससे ऊपर ही रहेगा e की पावर 2x1 प्लस 3x2 बाई 5 से। मतलब पॉइंट Q से अगर ये ऊपर रहेगा तो पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट इससे हमेशा बड़ा ही रहेगा। इक्वल टू किस लिए लगा है, वो पॉसिबिलिटी है जब A और B दोनों एक ही जगह पर आ जाए तो उस केस में P और Q भी एक ही जगह पर आ जाएंगे, तो इसलिए पॉसिबिलिटी है इक्वल टू की भी। तो इस तरह से हम इस कनकेविबिलिटी कन्वेक्सिविटी की हेल्प से ये चीज प्रूव कर सकते हैं।
चलिए एक और एग्जांपल इसी प्रॉपर्टी के ऊपर देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें कहा है कि अगर हम 3 पॉइंट ले x1 x2 x3 इंटरवल 0 टू पाई में, तो इसके लिए प्रूव करना है कि साइन ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 हमेशा बड़ा या बराबर होगा साइन x1 प्लस साइन x2 प्लस साइन x3 बाई 3 से। और इसको यूज करके एक और प्रॉपर्टी भी प्रूव करनी है कि अगर ट्रायंगल एबीसी ले तो उसमें साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी की वैल्यू 3√3/2 से हमेशा छोटी रहेगी, यानी 3√3/2 साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी की मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब इसको प्रूव करने के लिए देखिए यहाँ पर क्योंकि साइन की बात हो रही है तो फंक्शन में साइन एक्स ले लेता हूँ, और इंटरवल दिया हुआ है x1 x2 x3 तीनों कहाँ से लाई कर रहे थे, 0 से पाई में। देखिए तीनों वैल्यूज x1 x2 x3 बोला है 0 से पाई में ली गई है, तो इसलिए मैंने इंटरवल भी ले लिया 0 से पाई। अब इस इंटरवल में f डैश x की वैल्यू देखो वो है cos x, और f डबल डैश x देखें वो है sin x माइनस sin x। हमें वैसे तो ग्राफ पता है sin x का, फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए मैंने ये लिख लिया f डैश x और f डबल डैश x। अब अगर 0 से पाई में देखें तो sin x की जो वैल्यू है, सॉरी ये जो cos x की वैल्यू है ये पॉजिटिव होगी, बट 0 से पाई बाय 2 में। x की वैल्यू 0 से पाई बाय 2 में है तो cos x पॉजिटिव होगा या नॉन नेगेटिव होगा, इक्वल टू 0 भी लगा दिया, पाई बाय 2 पे ये 0 बनेगा। और इसकी वैल्यू नॉन नेगेटिव यानी सॉरी इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 होगी अगर x की वैल्यू पाई बाय 2 से लेके पाई के बीच में जाए। इसका मतलब ये हुआ इस इंटरवल में तो ये इंक्रीजिंग होगा और इस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। और 0 से पाई में क्योंकि साइन एक्स हमेशा ही पॉजिटिव होता है तो इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है वो है माइनस साइन एक्स। थोड़ा इसको यहाँ से हटा के मैंने नीचे लिखा है ताकि जगह बन जाए। ये जो सेकंड डेरिवेटिव है हमारा माइनस साइन एक्स, वो पता है हमें इस इंटरवल में हमेशा नेगेटिव होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू हमेशा इस इंटरवल में पॉजिटिव होती है तो माइनस साइन एक्स नेगेटिव होगा। तो इन सभी बातों को देखें तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ है वो हमेशा कनकेव डाउनवर्ड बनेगा इस इंटरवल में। इसी वजह से ये ग्राफ है आपने देखा होगा साइन एक्स का, वो इस तरह से बनता है। 0 पे साइन की वैल्यू 0 आएगी, पाई पर भी साइन की वैल्यू 0 आएगी, तो इन दोनों पॉइंट्स में से ग्राफ पास करेगा। पाई बाय 2 पे साइन एक्स की जो वैल्यू है वो 1 आती है, तो यहाँ पे ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। ये 0 से लेके पाई बाय 2 तक एफ डैश एक्स पॉजिटिव ग्राफ इंक्रीज किया और उसके बाद डिक्रीज किया। ये वाला पॉइंट पाई बाय 2,1 इसका लोकल मैक्सिमा कह सकते हो इसको, ठीक है। अब ये हमने एफ डैश एफ एक्स का ग्राफ देख लिया 0 से पाई में। अब इसके बाद हमें ये सोचना है कि ये जो प्रूव करना है हमें उसके लिए क्या चाहिए होगा। x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कहाँ से आएगा, साइन x1 प्लस साइन x2 प्लस साइन x3 बाई 3 कहाँ से आएगा। जैसे इस प्रीवियस एग्जांपल में हमें 2x1 प्लस 3x2 बाई 5 दिखाई दे रहा था, तो उससे हमें आइडिया मिला कि हमें सेक्शन फार्मूला लगा के वो पॉइंट ढूंढना चाहिए जो इसको 3:2 में डिवाइड करेगा। अब इसी तरह से अगर इसमें हमें ये x1 प्लस x2 प्लस x3 दिखाई दे रहा है, साइन x1 प्लस साइन x2 प्लस साइन x3 बाई 3 दिखाई दे रहा है, तो ये सोचना है कि ये कहाँ से आया होगा। उसके लिए देखिए इस कर्व के ऊपर मैं अगर 3 पॉइंट ले लूं कहीं पर भी, ये पॉइंट है मान लेता हूँ ए, यहाँ पर पॉइंट ले लिया है चलिए बी, और यहाँ पर चलिए पॉइंट ले लेते हैं सी। ये 3 पॉइंट हमने लिए हैं। ए पॉइंट जो है इसको अगर मैं x1 लिखूं एक्स कोऑर्डिनेट इसका, तो इसका y कोऑर्डिनेट लिख सकता हूं मैं साइन ऑफ x1। इसी तरह से बी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट अगर मैं x2 ले लेता हूं यहाँ पे x2, तो इसका y कोऑर्डिनेट लिख सकता हूं मैं साइन ऑफ x2। सी पॉइंट को अगर मैं x कोऑर्डिनेट को x3 लिखूं तो y कोऑर्डिनेट लिखा जा सकता है साइन ऑफ x3, ठीक है। अब देखिए इन तीनों पॉइंट्स को मिलाने पर हमें एक ट्रायंगल मिलेगी। डेफिनेटली वो ट्रायंगल इस कर्व के अंदर ही मिलेगी, इससे नीचे ही मिलेगी, क्योंकि ये कनकेव डाउनवर्ड है। तो जो कोड है हमारी ए बी बी सी और ए सी, वो तीनों कोड इस कर्व से नीचे रहेंगी। मतलब ये तीनों पॉइंट्स से जो ट्रायंगल बन रही है कंप्लीटली इस कर्व 0 से पाई के बीच में जो साइन एक्स का ग्राफ है इससे नीचे ही रहेगा। अब देखिए हमें जो पॉइंट ढूंढना था, जिसकी हमें जो प्रूव करना था, उसके लिए जो दिखाई दे रहा है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3,
ये साफ दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इस ट्रायंगल एबीसी का सेंट्रोइड लेता हूं, जी मान लो जी इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड लिया मैंने, तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा साइन ऑफ x1 प्लस साइन ऑफ x2, यानी y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3 समझ सकते हैं इसको, साइन ऑफ x3 बाय 3। ये हमने जी पॉइंट ढूंढ लिया जो इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड है। अब इसी तरह से जैसे यहाँ पर जी है, मैं इसके बिल्कुल वर्टिकली अबव जाके एक पॉइंट लूं, इस पॉइंट को लिख लेता हूं चलिए आर। आर पॉइंट जो है वो मैंने जी से जस्ट ऊपर लिया है, वर्टिकली अबव जाके लिया है, इस कर्व के ऊपर लिया है, y इज इक्वल टू साइन एक्स के ऊपर। तो पॉइंट जी का और आर का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो सेम रहेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, और इसका जो y कोऑर्डिनेट आना चाहिए, अगर ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर है, जैसे a का कोऑर्डिनेट x1 था तो y कोऑर्डिनेट sin x1, b का कोऑर्डिनेट x2 था, x कोऑर्डिनेट तो y कोऑर्डिनेट sin x2, इसी तरह से r का अगर ये x कोऑर्डिनेट है तो y कोऑर्डिनेट होना चाहिए sin ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3। अब देखिए ये जो पॉइंट हमारे पास r है, 100% श्योर है कि ये पॉइंट r जो है वो g से ऊपर लाई करेगा। पॉइंट g इस कर्व से नीचे है और r इस कर्व के ऊपर है, तो इसका मतलब ये श्योर है कि पॉइंट r का जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज साइन ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, इसकी वैल्यू g के y कोऑर्डिनेट से ज्यादा ही होगी। g का y कोऑर्डिनेट है साइन x1 प्लस साइन x2 प्लस साइन x3 बाय 3, तो इसका मतलब मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ इस डायग्राम को देख के कि साइन ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 that is y coordinate of r is always greater than equal to होगा sin of x1 प्लस sin of x2 प्लस sin of x3 बाय 3। ये हमेशा इससे बड़ा ही रहेगा, या बराबर भी हो सकता है। बराबर कब होगा, देखिए बराबर उस केस में हो सकता है अगर मैं तीनों पॉइंट ए बी सी एक ही जगह पर ले लूं। अगर तीनों पॉइंट ए बी सी एक ही जगह पर लूंगा तो जी भी वहीं पर आ जाएगा और आर भी वहीं पर आ जाएगा, दोनों सेम पॉइंट पे ही आ जाएंगे। ये पांचों पॉइंट ए बी सी और जी और आर सभी पांचों के पांचों पॉइंट एक ही पोजीशन पे आ जाएंगे, तब इन दोनों का जो वाई कोऑर्डिनेट है जी और आर का वो इक्वल भी हो सकता है, तो इसलिए ये लगाया। तो देखिए ये फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव करना था वो प्रूव हो गया है। अब इसको यूज करके एक चीज और प्रूव करनी है कि ट्रायंगल एबीसी के अंदर साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 3√3/2 होगी। तो देखिए ये अगर चीज हमने प्रूव कर दी है तो इससे ये जो सेकंड वाला पार्ट प्रूव करना है वो बस एक लाइन का काम बचा है। अगर हम x1 की जगह पर ले ले a और x2 की जगह पर लिख दे b और x3 की जगह पर हम अगर c ले ले, तो हमें पता है x1 प्लस x2 प्लस x3 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी a प्लस बी प्लस सी, और ट्रायंगल एबीसी की बात हो रही है तो तीनों एंगल्स का जो सम है वो हमें पता है पाई होता है। तो ये जो रिजल्ट हमने प्रूव किया है अभी अभी, इसमें बस यहाँ पे रख दो x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू 3, सॉरी पाई, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ पाई बाय 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, और नीचे आएगा हमारे पास 3। तो लीजिए साइन पाई बाय 3 साइन 60 डिग्री की वैल्यू पता है हमें √3/2 होती है, और 3 को ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्रूव हो गया। देखिए साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, ये हमेशा लेस देन इक्वल टू रहेगा 3√3/2। यही हमें सेकंड पार्ट में प्रूव करना था। और इसमें ये इक्वल टू की वैल्यू जो साइन है वो कब आएगी, अभी हमने बोला था कि ये दोनों इक्वल उस केस में होंगे जब x1 x2 x3 तीनों इक्वल हो जाएंगे, पॉइंट एबीसी जो एक ही जगह पर आ जाएंगे। मगर यहाँ पर एबीसी एक जगह पर आने का मतलब ये x1 x2 x3 इक्वल होंगे, यानी एंगल एबीसी इक्वल होंगे। अगर एंगल एबीसी इक्वल होंगे, यहाँ पर ये जो एबीसी है ये ट्रायंगल के लिए, उस एबीसी को आप ये मत समझ लेना कि ये वाला एबीसी है, ये एबीसी अलग है भाई। ये वाला एबीसी हमने वह वर्टेक्स के नाम लिए हुए थे, ये कोई वो वाली ट्रायंगल की बात नहीं कर रहे जो भी हमने बात की है। आप चाहो तो इसका नाम अगर कंफ्यूजन होता है तो इसका नाम आप बदल सकते हो, इसका नाम LMN रख सकते हो। चलो अगर आपको डाउट हो कि ये कंफ्यूजन हो जाता है कई स्टूडेंट्स को कि यहाँ पर एबीसी और वो एबीसी इक्वल है,
तो तीनों इक्वल होने का मतलब यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसका नाम सेकंड वाले पार्ट में कंफ्यूजन ना हो तो मैं कुछ और लिख लेता हूँ, LMN लिख लेता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये ABC जो है, अब यहाँ पे ABC ना हो के LMN लिख लेता हूँ ताकि आपको ट्रायंगल ABC का कंफ्यूजन ना हो। LMN, तो ये देखिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वही बात सेम है। यहाँ पर अब हम जो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं वो ट्रायंगल अलग है, उसमें A का मतलब उस पॉइंट, X1 का मतलब यहाँ पर एंगल A लिखा है मैंने ट्रायंगल ABC का। अब ये कोई और ट्रायंगल ABC है, ये वो ट्रायंगल LMN की बात नहीं हो रही है। इसमें X1 का मतलब अब ये एंगल है, X2 का मतलब ये एंगल है और X3 का मतलब ये एंगल है। अब अगर इस ट्रायंगल में x1 x2 x3 ये तीनों वैल्यूज हैं, ये पता है x1 x2 x3 अगर ट्रायंगल के एंगल्स हैं तो ये 0 से लेके पाई के बीच में ही हो सकता है, इससे बाहर नहीं जा सकते। और दूसरी बात, ये जो इक्वलिटी है ये तभी आएगी जब हमारे पास ए बी x1 x2 x3 इक्वल होंगे, मतलब एंगल ABC इक्वल होंगे। और एंगल ABC किसके इक्वल होंगे? सिंपल सी बात है, अगर तीनों का सम 180 डिग्री है और तीनों इक्वल है तो इसका मतलब ये तीनों ABC जब 180/3 यानी ABC की वैल्यू जब हमारी 60 डिग्री होगी, उस केस में यहाँ पर इक्वलिटी यानी कि दोनों साइड जो है वो बराबर आएंगी। अगर ABC 60 डिग्री होगा तो साइन A प्लस साइन B प्लस साइन C अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा और वो मैक्सिमम वैल्यू होगी √3/2।